Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Parakram Divas. This topic is useful for GS paper 1 Indian history point of view. ऐसे राइटिंग में भी ये हेल्पफुल हो सकता है. तो सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं. तो देखिए साल 2021 में ही भारत सरकार ने आज का दिन यानी कि 23rd जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था पराक्रम दिवस एज ए रिजल्ट ऑफ नोटिफिकेशन थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया. पराक्रम दिवस 23 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और पर्पस है पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करने का ताकि इस दिन को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है या सर्विस है टुवर्ड्स द कंट्री उसको हम लोग याद कर पाए. तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और फिर कुछ और एनालिटिकल चीजें देखेंगे. देखिए ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट बोर्न ऑन 23rd जनवरी इन 1897 इन कटक उड़ीसा. तो in 1920 he passed civil services examination, but एक साल बाद ही he resigned in 1921 from civil services to join non-cooperation movement. उनका political style starting से ही थोड़ा aggressive रहा है और socialist policies को हमेशा से ही favor करते रहे. तो जिसको कई सारी किताबों में militant approach कहते हैं, लेकिन आजकल अब इन शब्द का इस्तेमाल नहीं करा जाता है. रिवॉल्यूशनरी रहा है, थोड़ा सा अग्रेसिव रहा है. इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसकी प्रेसिडेंटशिप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में और 1939 में. ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ नेशनल प्लानिंग कमिटी विच फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये सब फैक्ट्स तो आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते ही हैं. लेकिन बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया. ही हैड डेवलप्ड सम डिफरेंसेस विथ महात्मा गांधी, वो हम आगे देखेंगे. और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और वो फिर दुनिया के अलग अलग देशों में गए. जर्मनी गए, वहाँ से फिर जापान गए, जापान से फिर सिंगापुर आए. वहाँ पे फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. आज़ाद हिंद फौज को बनाया था मोहन सिंह ने. कैसे बना वो भी हम आगे देखेंगे. लेकिन बाद में इसका कंट्रोल 1943 में आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास. तो आईएनए के बारे में थोड़ा और समझते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में. देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द अप्रोच ऑफ कांग्रेस. उनके हिसाब से जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही थी उससे आज़ादी मिलने वाली थी नहीं. सो ही ऑलवेज हैड सम अग्रेसिव लीडरशिप स्टाइल in order to attain independence for India. तो हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई. वर्ल्ड वॉर 2 में जापान वाज अलोंग विथ जर्मनी. तो जापान ने फिर जर्मनी का साथ देते हुए, जर्मनी और इटली जो एक्सिस पावर्स थे उनका साथ देते हुए साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज को अक्वायर करते हुए जापानीज सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स इंडिया. जापानीज सोल्जर्स का मेन गोल था टू टेक इंडिया ऑल्सो फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड इंडिया वाज द मोस्ट प्राइज्ड कॉलोनी फॉर ब्रिटिशर्स. तो जापान जो इटली और जर्मनी के साथ लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, वो साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश कॉलोनी को ब्रिटिशर से वो फ्री कराता चल रहा था और आगे आ रहा था मूविंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. उस दौरान जापान ने कई सारे इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के लिए फाइट कर रहे थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया. अब ये इंडियन सोल्जर्स तो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे आउट ऑफ ड्यूटी बिकॉज इट वाज देयर जॉब, फॉर सम मनी दे वर फाइटिंग, बट दे ऑल्सो डिड नॉट वांटेड टू फाइट फॉर ब्रिटिशर्स. तो जब जापानीज आर्मी ने इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया तो जापानीज आर्मी को लगा कि क्यों ना इन्हीं प्रिजनर ऑफ वॉर्स की एक आर्मी बनाई जाए और इसी आर्मी का इस्तेमाल किया जाए ब्रिटिशर्स
की टेरिटरी इंडिया, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया पे अटैक करने के लिए, और इस तरीके से बना इंडियन नेशनल आर्मी। It was mainly made up of or comprised of Indian prisoners of war captured by Japanese during their Southeast Asia campaign. तो 17 फरवरी 1942 को बना, और इंडियन नेशनल आर्मी के स्टार्टिंग के लीडर रहे मोहन सिंह जी। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी को कोई डायरेक्शन नहीं था, स्टार्टिंग में उनका कोई प्रॉपर मोटिवेशन भी नहीं था। इट वाज सुभाष चंद्र बोस जो लगभग 1 साल बाद अराइव किए सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, जहां पे ही वांटेड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग विद दीज एक्सेस पावर्स। ये जर्मनी, इटली, जापान के साथ ही वांटेड टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग कि देखिए आप सब हमारी मदद कीजिए ताकि हम भारत को ब्रिटेन से आज़ाद करवा पाए। तो उस दौरान फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस पहुंचे सिंगापुर में, और वहां पे ही टुक द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी विच वाज अबाउट 12,000 सोल्जर्स की उसकी कैपेसिटी थी, और उसका चार्ज लिया सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जुलाई 1943। इंडियन नेशनल आर्मी का मेन प्लान था कि वो यहाँ से ईस्टर्न साइड से आगे मार्च करके भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करे, जिसको नाम दिया गया था इम्फाल ऑफेंसिव, कि मणिपुर बॉर्डर पे इम्फाल अटैक करे, इम्फाल रीजन में अटैक करे, और वहां से फिर असम होते हुए फिर दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी फेल्ड मिलिटरली काफी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर था नेताजी की अंडरस्टैंडिंग कि जब इंडियन नेशनल आर्मी एक्सटर्नल या आउटर फ्रंट पे अटैक करेगी तो ये खबर सुन करके भारत के अंदर के लोग वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे, एंड देयर विल बी टू फ्रंट अटैक ऑन ब्रिटिशर्स। बट ऐसा कराने के लिए, भारत के अंदर रिवॉल्यूशन डेवलप कराने के लिए जरूरी था कि इंडियन नेशनल आर्मी का इंपैक्ट थोड़ा स्टार्टिंग में सॉलिड हो, तभी तो एक स्पार्क क्रिएट हो पाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 1943 तक, 44 तक, इम्फाल ऑफेंसिव जब 1944 में शुरू हुआ, तब तक ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, यूएस, जो जर्मनी, जापान और इटली के अगेंस्ट लड़ रहे थे इन वर्ल्ड वॉर 2, उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। तो ग्लोबल स्केल पे वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स हैड बिकम वेरी स्ट्रांग, जापान हैड स्टार्टेड टू लूज, जर्मनी हैड स्टार्टेड टू लूज। तो वॉर ने अपना डायरेक्शन बदल दिया था, बिगर वर्ल्ड वॉर ने अपना डायरेक्शन बदल दिया था। इम्फाल ऑफेंसिव में जापानीज सोल्जर्स के तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला इंडियन नेशनल आर्मी को, और इंडियन नेशनल आर्मी इसी कारण से इम्फाल अटैक में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जैसा उन्होंने सोचा था। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इम्फाल बॉर्डर पे अटैक करेंगे सो वी विल गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, इट डिड नॉट हैपन। तो द स्पार्क दैट नेताजी वाज एक्सपेक्टिंग विद इन द कंट्री इटसेल्फ, वो उतना मिला नहीं। और ब्रिटिशर्स एनीवे, एक तो ओवरऑल वॉर, ग्लोबल वॉर ने अपना शेप या डायरेक्शन चेंज कर लिया था इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, प्लस ब्रिटिशर्स हैड सुपीरियर एयर कैपेसिटी, एयर फोर्स उनकी बेहतर थी, ब्रिटिशर्स हैड गन पाउडर। तो ये सब चीज़ों के कारण इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो मिलिटरली कामयाब नहीं हो पाई। तो इट कैन बी सेड कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज मिलिटरली अनसक्सेसफुल। बट इसके बावजूद भी ये कहना कि इंडियन नेशनल आर्मी का जितना भी एफर्ट्स था वो पूरी तरह से बेकार हो गया, दैट वुड बी नॉट राइट। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि आफ्टर द फेलियर ऑफ इम्फाल अटैक और आफ्टर द फेलियर ऑफ इम्फाल ऑफेंसिव, वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड। एक तरफ इम्फाल ऑफेंसिव फेल हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का, दूसरे तरफ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। ब्रिटिशर्स वेयर ऑन द विनिंग साइड, ब्रिटिश, फ्रेंच, यूएस वेयर ऑन द विनिंग साइड, इटली, जर्मनी, जापान वेयर ऑन द लूजिंग साइड। जापान was bombarded also with atom bomb on नागासाकी एंड हिरोशिमा। तो मतलब पूरी तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी और उसके जो सपोर्ट्स थे वो खत्म हो गए। Many prisoners were captured from Indian National Army, और वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड ओकेनिक ने फैसला किया कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स हैं
इनका पब्लिक ट्रायल होगा और फिर उसके बाद इनको पब्लिकली रेड फोर्ट पे सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। उसमें 3 लोगों को चुना गया, शाह नवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। इन 3 लोगों को चुना गया एज ए सिंबल कि इनको पब्लिकली फांसी चढ़ाई जाएगी। तब जाकर के इंडियंस का आप कह सकते हैं मोरल ब्रेकडाउन होगा कि आपका 1857 का रिवोल्ट भी फेल हुआ था, आपका इम्फाल ऑफेंसिव भी फेल हुआ, एंड यू सी हाउ द सोल्जर्स हु वर कोल्यूडिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर आर नाउ बीइंग पब्लिकली हैंग्ड। So this was an attempt to give a very stringent message to the Indians in order to break down our morale. But हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। ये जो 3 सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनको जब पब्लिक ट्रायल उनका शुरू हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल आर्मी के आइडिया के अगेंस्ट थे, बिकॉज उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानीज लोगों की, जर्मन लोगों की मदद ले रहे हैं। जर्मनी was at that time had become very infamous because of its leader Hitler, who was practicing atrocious activities against Jews. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई उस वक्त जब उनको पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान की मदद ले रहे हैं। उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल आर्मी के ये 3 जो कैडेट्स हैं, इनको जब पब्लिक ट्रायल चल रहा था तो उस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था भारत के अंदर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के लिए काफी सारा सपोर्ट उमड़ने पर काफी सारी सिंपैथी स्टार्टेड टू केम अप फॉर द कैडेट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, स्पेशली फॉर दीज 3 पीपल। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, ही टुक अप दिस responsibility of defending. Jawaharlal Nehru तो himself was a barrister, so he took up the responsibility of defending these 3 in the INA trial. तो मुद्दा ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी मिलिटरली भले फेल कर गया हो, लेकिन डिस्पाइट दैट जो इवेंट्स हुए आफ्टर द वॉर, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के 3 कैडेट्स को पब्लिकली हैंग करने की बात की गई, दैट यूनाइटेड द कंट्री, दैट क्रिएटेड ए सिंपैथी फॉर द इंडियन नेशनल आर्मी। इन दैट प्रोसेस द कंट्री गॉट यूनाइटेड, यूनाइटिंग सेंटिमेंट्स आए इंडियन नेशनल आर्मी के कारण। सो इट कैन बी सेड कि द एफर्ट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी डिड नॉट गो कंप्लीटली इन वेन। अब जरा बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की। दोनों के बीच में डिफरेंसेस को लेकर के काफी सारी बातचीत होती है और डिफरेंसेस थे भी, और एक मेजर डिफरेंस निकल करके आया 1939 में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, 1938 में हरिपुरा सेशन में एंड देन 1939 त्रिपुरी सेशन में। त्रिपुरी सेशन में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट चुने जाए। महात्मा गांधी वाज सपोर्टिंग कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया, बट फिर भी सुभाष चंद्र बोस तो काफी पॉपुलर थे, वो जीत गए। महात्मा गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी, बट व्हेन सुभाष चंद्र बोस सॉ कि गांधी जी वाज अनहैप्पी अबाउट हिज री-इलेक्शन, Bose himself resigned from the presidency of Tripuri session, and after that the seat was offered to Jawaharlal Nehru. तो ये सब तो चीजें देख करके लगेगा कि दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस थे, और धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस को ये बात समझ आने लगी कि महात्मा गांधी इज नॉट इन फेवर ऑफ हिज लीडरशिप स्टाइल। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 तो शुरू हो ही चुका था, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स को यूनाइट करने लगे, जर्मनी, इटली, जापान की मदद लेने लगे, और फिर इंडियन नेशनल आर्मी, इम्फाल ऑफेंसिव, वो तमाम चीज़ें हुई। इम्फाल ऑफेंसिव के फेलियर के बाद सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई इन अ प्लेन क्रैश, ऐसा कहा जाता है। उसको लेकर के भी तमाम कंट्रोवर्सी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्पाइट डिफरेंसेस एक दूसरे के लिए दोनों रेस्पेक्ट नहीं रखते थे। देखिए हुआ क्या, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी, दे वर डिटेन्ड एट आगा खान पैलेस इन पुणे आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। कस्तूरबा गांधी पास्ड अवे ऑन 22 फरवरी 1944 ड्यूरिंग द प्रिजन टर्म इटसेल्फ, और बोस कंटिन्यू टू मूव अराउंड
तो बोस उस टाइम में इंडियन नेशनल आर्मी को इकट्ठा कर रहे थे। बोस को आपको पता है कि 1943 में ही टुक द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो 1944 में बोस वाज प्लानिंग ऑफ इम्फाल ऑफेंसिव। उस वक्त कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई। सुभाष चंद्र बोस को जब यह बात पता चली तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो की मदद से कंडोलेंस मैसेज भेजा महात्मा गांधी को। आजाद हिंद रेडियो की मदद से कंडोलेंस मैसेज टू महात्मा गांधी ऑन 4 जून 1944। और कंडोलेंस मैसेज में सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, देखते हैं। नो बडी वुड बी मोर हैप्पी देन आवर सेल्फ इफ बाई एनी चांस आवर कंट्रीमेन at home should succeed in liberating themselves through their own efforts, or by any chance British government accepts your Quit India resolution and give effect to it। तो कह रहे हैं कि देखिए, मुझे इससे ज़्यादा मुझे और भी खुशी होगी और कोई इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता जितना मैं होऊंगा अगर बापू या महात्मा गांधी आपके तरीके कामयाब हो जाए तो, कि शांति से क्विट इंडिया मूवमेंट या इन सब से आज़ादी मिल जाए तो वी वुड बी वेरी हैप्पी। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पहले स्टेटमेंट में ये इंडिकेशन दिया कि महात्मा गांधी के वो नॉन वायलेंस के तरीके से बहुत ज़्यादा सहमत है नहीं, उससे आज़ादी मिलने वाली है नहीं। दो आई वुड बी हैप्पी इफ नॉन वायलेंस ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। फिर भी वो कहते हैं वी आर हाउ एवर प्रोसीडिंग ऑन द अजम्पशन दैट नाइदर ऑफ द अबोव इज पॉसिबल एंड दैट स्ट्रगल इज इनएविटेबल। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं लेकिन मैं इम्फाल ऑफेंसिव की प्लानिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं लगभग मान के चल रहा हूं कि ये संभव नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट से आज़ादी नहीं मिलेगी और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। देन ही सेज फादर ऑफ आवर नेशन इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इट वॉज सुभाष चंद्र बोस जी who used the word father of our nation, बापू, for महात्मा गांधी for the first time। ये बापू, हम इम्फाल ऑफेंसिव के लिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपके नॉन वायलेंस के तरीकों से आज़ादी मिलने वाली है और इसमें हम आपकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो इस तरीके से कॉन्डोलेंस मैसेज के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को बापू शब्द से रेफर किया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है और मेंस में भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री में कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ए मिलिट्री फेलियर बट नॉट इन वेन कंप्लीटली डिस्कस, ऐसा कुछ आ सकता है। उसमें आपको तमाम चीजें लिखनी होगी कि मिलिट्री फेलियर कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो क्यों में आपको वही लिखना है, वर्ल्ड वॉर 2 के हालात बदल गए और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स वेयर हैविंग सुपीरियर आर्मी। जो इनसाइड विदिन से रिवॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऐसा हो नहीं पाया। तमाम चीज़ें लिखनी है। येट आपको फिर लिखना है कि कैसे इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है इट यूनाइटेड द कंट्री। ये सब बातें आपको जस्टिफाई करनी है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम समिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो नैम की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। पहला टॉपिक भी वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड था, दूसरा भी इससे रिलेटेड। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ द वर्ल्ड अगेन गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, यूएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बिकॉज ऑफ द एट्रोसियस एक्टिविटीज बाय हिटलर, बिकॉज ऑफ हिज वेरी रेडिकल पॉलिसी ऑफ नाजीज्म, हिटलर के प्रेशर में, हिटलर के डर से आप कह सकते हैं, यूएसएसआर और यूएस केम टुगेदर having completely different or opposite ideology. USSR was based on the ideology of socialism, while US and its West European allies are based on the idea of liberalism, free market model. लेकिन फिर भी under pressure of Hitler, these two came together. तो इसी को कहा जाता है strategic partnership in international relationship. Strategic partnership where the two sides may have their own differences, cultural differences, economic differences, yet they come together with some one common strategic goal. So USSR and US went into strategic partnership during World War II, but differences तो fundamental थे, ideological differences थे, socialist and liberalism का। तो जैसे ही World War II खत्म हुआ, the two sides again started to diverge away, और एक तरफ यूएस ब्लॉक बनने लगा, दूसरी तरफ यूएसएसआर ब्लॉक बनने लगा, और देन स्टार्टेड कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मीन्स अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर, इनडायरेक्ट
war, where the two sides started to do more and more power projection, कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं तो मैं ज्यादा ताकतवर हूं। इसको कहा जाता है कोल्ड वॉर। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था, बट इनडायरेक्टली कहीं दूसरे जगहों पे थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, जैसे कोरिया वगैरह में, वियतनाम में, बाद में अफगानिस्तान में, तो इसको कहा गया कोल्ड वॉर। बोथ साइड वांटेड टू project their power. Both side wanted to expand and bring more and more country in their support. तो दोनों साइड अपने को एक्सपैंड कर रहे थे। यूएस स्टार्टेड NATO एंड अदर सिमिलर अग्रीमेंट लाइक सियाटो, जिसमें पाकिस्तान जैसे देशों ने उनको ज्वाइन किया। यूएसएसआर केम अप विथ वार्सो पैक्ट एंड ऑल, एंड यूएसएसआर वाज आल्सो एक्सपैंडिंग। ऐसे हालत में भारत, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे देश, दे वांटेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि एक तो इतनी मुश्किल से हमें आजादी मिली है, और उसके बाद ये कोल्ड वॉर में पावर पॉलिटिक्स में हम फंस के किसी ना किसी ब्लॉक को अगर ज्वाइन कर लें तो अगेन वी विल लूज आवर ऑटोनॉमी। मे बी वी विल रिमेन थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट, बट फिर से पावर ब्लॉक को ज्वाइन करने का मतलब है कि वी विल लूज आवर इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिकल सेंस। सो दैट इज वाई इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया जैसे देश ये इस कोल्ड वॉर या पावर ब्लॉक पॉलिसीज का या पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दैट इज वाई दीज कंट्रीज टुगेदर स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपने आप में नहीं आया, सबसे पहले 1955 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इन बांडुंग, इंडोनेशिया। इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। इस एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में तमाम वो देश एशिया और अफ्रीका से जिनको नई नई आज़ादी मिली थी, उनके लीडर्स को, हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया गया। So 29 newly independent countries from Asia and Africa, their head of the states united. उसमें prominent leaders थे जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, अब्दुल गमल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, अहमद सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। और यहाँ पे फिर बात हुई कि लेट अस स्टार्ट a new movement जिसको कहा जाए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वेयर द कंट्रीज विल मेक ए कमिटमेंट कि वी विल नाइदर यूनाइट और अलाइन विथ आइदर ऑफ द साइड। ना ही यूएसएसआर साइड के साथ हम अलाइन करेंगे, ना ही यूएस ब्लॉक के साथ हम अलाइन करेंगे। तो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की आइडियाज को डिस्कस किया गया, बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1961 एट बेलग्रेड इन सर्बिया। तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस सर्बिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्मली या ऑफिशियली लॉन्च्ड। इट इज द इमेज दैट यू आर सीइंग is the image from the Central Hall Conference of the first NAM summit in Belgrade, Serbia. तो NAM का सिग्निफिकेंस क्या रहा? देखिए, NAM और पंचशील ये दो बेसिक अप्रोच रहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में टिल 1991। आप कह सकते हैं 1991 के बाद से NAM started to lose relevance since Cold War was over with disintegration of USSR। बट जरा देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नैम फॉर इंडिया। भारत के लिए नैम का क्या सिग्निफिकेंस रहा है? देखिए, नैम अलाउड इंडिया टू मेंटेन इट्स ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस, अदरवाइज ज्वाइनिंग एनी ऑफ द ब्लॉक वुड मीन लूजिंग आवर ऑटोनॉमी। तो दैट वाज द आइडिया। जैसे पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान ज्वाइंट द यूएस ब्लॉक थ्रू दिस सियाटो एग्रीमेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पाकिस्तान लॉस्ट इट्स ऑटोनॉमी, नॉट इन फॉर्मल सेंस, बट पाकिस्तान started to act on directions of the US. Over a period of time, Pakistan lost its own priorities. It became a kind of 51st state of the US itself. And Pakistan ki army, it started to take directly orders from the US and when it was asked to interfere in Afghanistan war and all, so Pakistan became a disturbed state, lost its own priorities because of joining US bloc during the Cold War time. So not joining any bloc and following NAM allowed India to maintain its strategic independence. और दूसरी बात, despite being a poor country at the time of independence, despite being a newly independent country, India emerged as a leader of third world countries. तो इंडिया को एक लीडरशिप रोल मिला। एक तरफ यूएस लीड कर रहा है, यूएस ब्लॉक, दूसरी तरफ रसिया लीड कर रहा है, यूएसएसआर ब्लॉक, तो तीसरी तरफ भारत लीड कर रहा था, इजिप्ट लीड कर रहे थे, इंडोनेशिया लीड कर रहे थे नैम को। सो दैट प्रोवाइडेड अस लीडरशिप रोल। बट येस, देयर वर क्रिटिक्स ऑफ नैम ऑल्सो। दे वुड से कि इट इज अ पैसिव पॉलिसी, यू डू नॉट हैव योर ओन आइडियाज। कुछ लोग कहते थे यू पीपल आर मिडिल मैन,
तुमको दोनों साइड से फायदा उठाना है. दिस इज एन एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी. You want to get benefit from both sides. These were the criticism of India during the NAM, right? बट धीरे धीरे भारत ने अपना अप्रोच बदला है. अभी देखिए कैसे अप्रोच बदलते हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्रोच बदला है भारत का नैम को लेकर के. हाउ डू वी गेट टू नो दैट? कभी भी ऐसे कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं आया कि भारत ने अपना नैम को लेकर के अप्रोच बदल दिया है. नाउ नैम इज नो लॉन्गर फाउंडिंग या गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ऐसा कभी फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं आया. बट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि नाउ इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम नैम. ही सेज कि नॉन अलाइनमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइगॉन एरा. Especially after 1991 disintegration of USSR, end of Cold War, NAM is no longer that relevant. So he says कि NAM is a bygone era concept, and now is the concept of multipolarity, where India would align with different countries of the world simultaneously. We will align with China on BRICS, SCO. We will align with US at Quad, IPEF. So that is the current age is the age of multipolarity. And दोनों से ही NAM was also looking for strategic independence. बट मल्टीपोलैरिटी इज अ डायनामिक वे टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस. आप सारे देशों के साथ लिंक रहे और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करें. मेड बी यूएस, चाइना एंड ऑल. मल्टीपोलैरिटी अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम अलायंस सिस्टम. अलायंस सिस्टम पे बना था यूएस ब्लॉक जिसका नाटो एंड ऑल आईडी है. अलायंस सिस्टम पे बना है यूएसएसआर बना था. तो अलायंस सिस्टम में जो जूनियर पार्टनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाटो या यूएस ब्लॉक के जो भी मेंबर्स है, दे आर जूनियर पार्टनर टू द यूएस. अलायंस सिस्टम में जूनियर पार्टनर्स लूज देयर ऑटोनॉमी. बट इन मल्टीपोलैरिटी अप्रोच दैट इंडिया इज परसुइंग करेंटली, इसमें इंडिया वुड बी एबल टू मेंटेन इट्स ऑटोनॉमी विदाउट फॉर्मली अलाइनिंग इटसेल्फ टू एनी पावरफुल कंट्री. So in that way, India would be able to maximize its interest and at the same time maintain its strategic autonomy. So that is the approach in current time. नॉन अलाइनमेंट इज अ बाइगॉन एरा कॉन्सेप्ट. और यही कारण है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आजकल सबमिट होते हैं पता भी नहीं चलता. अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस वगैरह कहीं मेन जगह पे नैम सबमिट के बारे में खास आया भी नहीं. 19th NAM summit, that is the current development. 19th NAM summit was held in Kampala, capital city of Uganda, on 19th and 20th January. ज़्यादा इस पे चर्चा भी नहीं हुई. Uganda will now have chairmanship of NAM for next 3 years till 2027. Uganda has taken chairmanship from Azerbaijan. The theme of NAM will be now deepening cooperation for shared global affluence. हर 3 साल पे एक बार समिट होती है NAM की. आजकल NAM के अंदर 120 कंट्रीज आज भी मेंबर हैं. दैट मेक्स इट सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग आफ्टर यूनाइटेड नेशंस. बट NAM इज नॉट अ फॉर्मल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटेरिएट एंड ऑल. इसकी हर 3 साल पे समिट होती है. तो अब अगली समिट होगी 2027 में. NAM समिट में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने. देयर ही सेड कि इंडिया इज विश्व मित्र. इंडिया इज लुकिंग टू बी फ्रेंड ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सवाल ये उठता है कि सर NAM तो बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम में, तो पोस्ट कोल्ड वॉर, पोस्ट 1991 अब किस बात पे मीटिंग होती है? NAM समिट में किन मुद्दों पे चर्चा होती है? तो टिल डे व्हेन NAM समिट इज कंडक्टेड द फोकस इज ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक टेररिज्म और यूएन रिफॉर्म्स, जिसमें यूएनएससी के अंदर ज़्यादा कंट्रीज को ऐड किया जाए, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साउथ साउथ कोऑपरेशन. दीज आर द एरियाज ऑफ NAM discussed in NAM summit these days, especially after Cold War, end of Cold War. The next topic is Atal Bhujal Yojana. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environmental degradation point of view. देखिए अटल भूजल योजना से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं ये कवर कर रहा हूँ ताकि आपको अटल भूजल योजना के बारे में बता सकूं. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब भारत सरकार, पूरी तरह से भारत सरकार की स्कीम है, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया 5 साल के लिए. तो इसका मेन गोल है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से प्लान किया जाए, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को और बेहतर किया जाए. दैट इज द पर्पस ऑफ अटल भूजल योजना. तो कभी भी ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल, तो वहां पे एक इनिशिएटिव के तौर पे आप अटल भूजल योजना को लिख सकते हैं. दिस अटल भूजल योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. इट इज funded by Government of India and World Bank on 50-50 basis.
अटल भूजल योजना के अंतर्गत दो कंपोनेंट हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जो भी इंस्टीट्यूट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से लगे हैं, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल, उन सब की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की जाए। उसके अलावा इंसेंटिव कंपोनेंट फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर, तो जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए ताकि अपने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकें। तो ये है अटल भूजल योजना। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे कभी भी प्रश्न आए इस स्कीम के बारे में लिख दीजिए। द नेक्स्ट इज इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, थोड़ा पुराना डेटा है या थोड़ी पुरानी बात है, 2020 की बात है, वापस से ये न्यूज में आया है, इसलिए अब आने वाले पीटी में आ सकता है। देखिए, नासा ने, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा ने, उसने मार्स के ऊपर एक रोवर मिशन भेजा था। रोवर मिशन आप समझते हैं, प्रोजेक्ट्स विच कैन मूव रोल ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, उसको कहा गया रोवर मिशन। उस मिशन का नाम था परसीवरेंस मिशन। अर्थ से भेजा गया जुलाई 2020 में। इट रीच्ड ऑन मार्स सरफेस इन फरवरी 2021। तो परसीवरेंस मिशन मार्स सरफेस पे भेजा नासा ने। इट वाज अ रोवर मिशन रोलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। ये परसीवरेंस मिशन में इस तरीके का रोवर था, लेकिन उसके साथ एक हेलीकॉप्टर अटैच था, छोटा सा हेलीकॉप्टर। उस हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने क्या किया, इसने पावर्ड फ्लाइट ली। हेलीकॉप्टर है तो इसने इस तरीके पावर फ्लाइट ली ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब देखिएगा, ये उड़ेगा 10 सेकंड के लिए लगभग इन अप्रैल 2021। तो 2020 में भेजा गया परसीवरेंस को। परसीवरेंस के साथ अटैच था ये इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। ये 10 सेकंड के लिए उड़ेगा और वापस से ये मार्स सरफेस पे लैंड कर जाएगा। सो दिस मेड इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का ये जो फ्लाइट है, दैट मेड इंजेन्युइटी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन द हिस्ट्री टू मेक अ पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। तो इंजेन्युइटी ने लगभग 10 फीट तक, 10 फीट, 10 सेकंड मैंने गलती से बोल दिया, 10 फीट की ऊंचाई पे फ्लाइट की और लगभग 40 सेकंड तक ये फ्लाइट पे रहा। उसके बाद 2021 से लेकर के इंजेन्युइटी ने इस तरह के 72 फ्लाइट्स भरे, 128 मिनट तक ये उड़ता रहा। तो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है। अभी वहां पे भी हमने समझिए कि एक पावर्ड फ्लाइट कर दिया, तो फ्यूचर में वहां पे भी हम प्लेन वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह चला सकते हैं। इंजेन्युइटी ने इस तरीके के 72 फ्लाइट्स किए। Those flights were controlled from the earth itself, and it remained in the air for about 128 minutes and covered about 17.7 किलोमीटर। लेकिन 72 फ्लाइट्स के बाद इंजेन्युइटी का नासा से कनेक्शन टूट गया था। बट करंट न्यूज यही निकल करके आ रही है कि नासा हैज रिगेन्ड इट्स कॉन्टैक्ट विथ इंजेन्युइटी, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो 2020 का है परसीवरेंस मिशन, 2024 में वापस से न्यूज में आया क्योंकि इंजेन्युइटी से टूटा हुआ कॉन्टैक्ट वापस से स्टैब्लिश हो गया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट खेलो इंडिया गेम्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में तमिलनाडु इज होस्टिंग खेलो इंडिया गेम्स, और खेलो इंडिया गेम्स इज द 6th एडिशन। जो मौजूदा खेलो इंडिया गेम्स इट इज द 6th एडिशन, बट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग हेल्ड इन साउथ इंडिया। तमिलनाडु में हो रहा है, पहली बार साउथ इंडिया में हो रहा है। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिए। सिलाम्बम, a traditional sports of Tamil Nadu, is being introduced as a demo sport for the first time in खेलो इंडिया गेम्स। और जो मास्कट है इस खेलो इंडिया गेम्स का, दैट इज वीरा मंगाई। दिस इज द मास्कट। तो वीरा मंगाई इज सेकंड या अनदर नेम ऑफ रानी वेलु नाचियार, who was the queen, Indian queen who fought against Britishers। तो रानी वेलु नाचियार का दूसरा नाम है वीरा मंगाई, हु इज द मास्कट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। और अगर आप खेलो इंडिया गेम्स का अगर आप लोगो देखें तो उसमें पोएट तिरुवल्लुवर का भी आपको इमेज देखने को मिलेगा। तो सिलाम्बम तमिलनाडु का स्पोर्ट्स है। इस पे यूपीएससी ने इस तरीके का प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीजम एंड मार्क्सिज्म इज द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी।
और कौन सा स्टेटहुड पाने से पहले आसाम का हिस्सा नहीं था? करेक्ट आंसर इज सिक्किम. एंड हु इज द प्रेजेंट करंट प्रेसिडेंट ऑफ बोडो साहित्य सभा? डॉक्टर सुरोत नाजराई. That's all from our side for today. Thanks for watching.